कांग्रेस को मध्य प्रदेश से काफी उम्मीदें थीं। दरअसल वो मानकर चल रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत सरकार बनाएगी जो पूरे 5 वर्ष चलेगी। 2018 की तरह कांग्रेस को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी सीटों वाली पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन 18 महीने चली उस सरकार के कामकाज का असर मध्य प्रदेश की जनता को कुछ जमा नहीं। बीजेपी ने मार्च 2020 में सत्ता में वापसी करके 2023 की ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि 2023 चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस को 2023 के चुनाव में मात्र 66 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में पिछली बार भले ही जनता के मन में शंका रही हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में जनता के मन में कोई शंका नहीं थी। उन्होंने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिए। मध्य प्रदेश की चुनावी परिणाम यही बताता है कि वहां की जनता के लिए बीजेपी और कांग्रेस में से एक को चुनना था। उसके लिए आम आदमी पार्टी, बीएसपी या निर्दलीय उम्मीदवारों के कोई मायने नहीं थे। मात्र एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिली है, लेकिन अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिली, यानी उन्होंने कोई सीट नहीं जीती। यानी जनता को अपने प्रदेश की सरकार किसके हाथ में देनी थी, ये बिल्कुल साफ था। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी विक्ट्री में जिस तरह से आपने रिश्ता जोड़ा है बहनों से, भांजे भांजियों से, इनका बड़ा योगदान है। भांजे भांजियों का भी बड़ा योगदान है। यूथ ने हमको बहुत वोट दिया है, बहनों का तो है ही। लग रहा है शिवराज जी की जो आपने लाडली बहन योजना की शुरुआत की, ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। देखिए, केवल लाडली बहना नहीं है, महिला सशक्तिकरण की एक श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी से सफर शुरू हुआ था, कन्या विवाह, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन, फिर शासकीय सर्विसेज में मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने 35% रिजर्वेशन दिया है अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। फिर संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क में कमी की, फिर संबल जैसी योजना बनाई, और उसके बाद फिर हमने लाडली बहना योजना बनाई। तो लाडली बहना इन योजनाओं के आगे की कड़ी थी। महिला सशक्तिकरण का एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा गया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी लगातार दावे कर रहे थे कि हम 135 से ज़्यादा जीतेंगे। अब लगता है कि कहीं ईवीएम पर तोहमत ना आए। जनता ने जवाब दे दिया उनके दावों के बारे में। मैं पहले ही कहता था कि हमारी जीत कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, हमारी जीत बहुत बड़ी होगी। इस चुनाव में जीत के साथ शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। अभी तक माना जाता था कि गुजरात बीजेपी का एक ऐसा गढ़ है जिसमें सेंध लगाना लगभग नामुमकिन है। गुजरात में 1995 के बाद से लगातार बीजेपी की सरकार रही है। मुख्यमंत्री पद पर चेहरे भले ही बदले हों, लेकिन सत्ता पर बीजेपी का ही राज रहा है। ठीक उसी तरह आने वाले समय में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक नया गुजरात बनता हुआ दिख रहा है, जहां बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। अगर हम 2018 चुनाव के बाद कांग्रेस के 18 महीने के शासनकाल को हटा दें, तो पिछले करीब 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2003 से 2008 तक रहे बीजेपी शासनकाल में शिवराज सिंह चौहान का पहला कार्यकाल वर्ष 2005 से 2008 तक रहा। इसके बाद वर्ष 2008 से 2013 तक उनका दूसरा कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद 2013 से 2018 तक उनका तीसरा कार्यकाल रहा। 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही। कांग्रेस कार्यकाल में कमलनाथ करीब 18 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मार्च 2020 से 2023 चुनावों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर रहे। यानी 2018 चुनावों के बाद 18 महीने की कांग्रेस सरकार को हटा दें तो दिसंबर 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही शासन है। शिवराज सिंह चौहान ने देश के हिंदी भाषी राज्यों में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 2018 के चुनावों के बाद कांग्रेस की राज्य में वापसी हुई थी। कमलनाथ पूरे दमखम के साथ राज्य में सत्ता चलाने का दम भर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी के अंदर इतनी फूट पड़ चुकी थी कि उनका सत्ता से जाना तय था। 2023 में भी यही फूट उन पर फिर से भारी पड़ी। वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीब 27 समर्थकों के साथ सरकार से अलग हो गए, जिससे मध्य प्रदेश में 18 महीनों तक चली कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और इस मौके का फायदा शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। उस घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा कांग्रेस को उभरने का मौका ही नहीं दिया। बीजेपी ने प्रदेश की जनता को इतनी योजनाओं के तोहफे दिए कि उन्होंने अपना भरोसा एक बार फिर बीजेपी पर ही जताया। कई ऐसी योजनाएं थी जिनकी वजह से जनता को कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर भरोसा बना। स्थानीय स्तर पर हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने तो गेम चेंजर स्थापित अपने आप को कर दिया, लाडली बहना, सीखो कमाओ जैसी योजनाओं ने, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी ने। यही है वो टीम जिसे पूर्ण श्रेय जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण श्रेय जाता है, जिनके नेतृत्व में एक भावना उत्पन्न हो गई कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। जीत की बड़ी वजह और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं? प्रियंका गांधी आप पर पर्सनली हमला करती हैं, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, सब फेल नजर आ रहे हैं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो जीत में दूसरों पे कटाक्ष करूं। मैं आज भी जितनी भी बद्दुआ उन्होंने मुझे दी है, जितनी भी गालियां मुझे दी हैं, जितने भी अपशब्द मेरे ऊपर इस्तेमाल किए हैं, मैंने सब अपने छाती पे लिए और मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने सदैव कहा है कि जनता जवाब देगी, और ग्वालियर चंबल की जनता ने उपचुनाव में भी जवाब दे दिया था और अब भी उन्होंने जवाब दे दिया है। बीजेपी को जिन योजनाओं ने लाभ पहुंचाया उसमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इस योजना को राज्य सरकार फ्रेंडली बनाने के लिए शिवराज सरकार ने अपनी तरफ से भी 6,000 रुपए सालाना किसानों को देना शुरू किया, जिसके तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलना तय हुआ। इसके अलावा राज्य सरकार की लाडली बहना योजना भी इस बार महिलाओं को वोट करने के लिए प्रेरित कर गई। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं में इस योजना का क्रेज देखते हुए रकम को 1250 रुपए महीने से बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना करने का चुनावी वादा भी कर डाला। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 1,30,00,000 महिलाओं को मिलता है। मध्य प्रदेश में कुल 5,60,00,000 वोटर हैं, जिसमें 2,70,00,000 महिला वोटर हैं। बीजेपी को महिलाओं की बम्पर वोटिंग का फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर्स भी बीजेपी के पक्ष में गए। 100 यूनिट तक 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलने वाली बिजली ने भी लोगों को बीजेपी के पक्ष में किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री निकाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ने भी प्रदेश की जनता पर सकारात्मक असर डाला। मध्य प्रदेश में केवल योजनाओं ने ही लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि इस बार बीजेपी ने 2018 के चुनावों में हुई चूक से सीख लेते हुए मतदाता क्षेत्रों का माइक्रो मैनेजमेंट भी किया। इसका जिम्मा कुछ बड़े नेताओं को दिया गया था। राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटकर चुनावी तैयारियों के लिए केंद्रीय नेताओं को उतारा गया। ये रणनीति काम कर गई। जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा, कुछ नेताओं को इनके माइक्रो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें ग्वालियर चंबल के इलाके की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मालवा नीमर क्षेत्र की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय, महाकौशल क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल, बुंदेलखंड क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भारद्वाज को मिली। इसी तरह भोपाल नर्मदापुरम की जिम्मेदारी खुद शिवराज सिंह चौहान और विंध्या रीजन की जिम्मेदारी लोकसभा सदस्य रीति पाठक को दी गई। हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में अब कौन नेतृत्व करेगा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इंतजार हम आपको और आपको करना पड़ेगा दोनों। कब तक होगी विधायक दल की बैठक? कोई मुझे लगता है ये पार्टी तय करेगी। मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है, माननीय नड्डा जी का जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक मजबूत संगठन को बनाने की प्रक्रिया है, वो फिर कार्यकर्ताओं का परिश्रम। सीएम कब तक फैसला हो जाएगा सर? तो जल्दी होने वाला है, जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। बीजेपी को इसका लाभ हुआ। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत की वजह आदिवासी क्षेत्रों में बनी पकड़ भी है। आदिवासी क्षेत्रों से इस बार बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 2018 में बीजेपी ने इनमें से केवल 17 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 के चुनावों में बीजेपी ने इन 47 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 27 सीटें जीत ली हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बनी पकड़ ने बीजेपी को कांग्रेस से कहीं आगे पहुंचा दिया। कांग्रेस के पास अब जनता के इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आज मैंने उन्हें बधाई दी, मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सके मदद करेंगे। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है, प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बनी रहे और इसमें जो हमारा योगदान हो सकता है हम जरूर देंगे।
अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। फिलहाल अभी तक शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच रेस चल रही है। अगर पार्टी ने पिछला रिकॉर्ड देखा तो शिवराज का दावा मजबूत नजर आता है, लेकिन अगर बीजेपी नए चेहरे को मौका देती है तो इस रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक विकल्प के तौर पर जरूर देखे जाएंगे। जी न्यूज़।